गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 8वीं क्लास के चैप्टर नंबर 7 क्या निराश हुआ जाए, राइटर हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक महान गद्यकार हैं। उन्होंने गद्य को एक तरह से साहित्यिक दर्जा दिया। पहले लोग ये सोचा समझा करते थे कि शायद कविता ही साहित्य के रूप में मानी जा सकती है। गद्य के विधाओं को बहुत कम महत्व दिया जाता था, लेकिन बाद में जब गद्य की अनेक विधाओं का विकास हुआ और अलग अलग विधाएं, निबंध, नाटक, एकांकी, डायरी, रिपोर्टाज, संस्मरण आदि अनेक गद्य विधाएं प्रचलित हुई, तो ऐसे इस गद्य को साहित्यिक रूप देने में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत बड़ा स्थान रहा। आपके इस चैप्टर में क्या निराश हुआ जाए, इस बात के लिए चिंता व्यक्त कर रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि वर्तमान जो परिदृश्य है, वर्तमान जो परिवेश है, उसमें कुछ ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं जिन्हें देखकर निराशा मिलती है। कौन सी स्थितियाँ? वे स्थितियाँ जैसे अखबार पढ़ने बैठिए, बहुत सारी चोरी, डकैती, हत्याएं, तस्करी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं पढ़ने को मिल जाती हैं। टीवी पर न्यूज़ चैनल निकालिए तो उसमें भी ऐसा लगता है कि वास्तव में इस देश में कुछ अपराधों का बोलबाला हो गया। जो भी लोग हैं वो अपराधी अधिक और ईमानदार कम नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वास्तव में हमारे देश में जो सदा कानून का रक्षक रहा है, धर्म का रक्षक रहा है, विश्व गुरु रहा है, कुछ सांस्कृतिक ऐसी गिरावट आई है जिसके कारण लोगों में निराशा बहुत अधिक है। लोग हर वक्त भय और त्रासदी का जीवन जी रहे हैं। इस कारण ऐसा परिदृश्य सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये बताना चाहते हैं कि ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वास्तव में अब इस स्थिति को देखकर ये मान लिया जाए कि निराश होने का समय आ गया। नहीं, ये जरूर है कि व्यक्ति समय और मौके के अनुसार कुछ स्थितियां ऐसी दिखाई जरूर दे रही हैं कि गरीब लोगों की गरीबी बढ़ रही है, धनवान लोगों का धन बढ़ता जा रहा है, अमीरी गरीबी का अंतर बहुत बड़ा हो गया, मध्य वर्ग का संकट बढ़ गया। लेकिन फिर भी ये नहीं मानना चाहिए कि वर्तमान समय संकट का समय है। हमारे देश के बारे में, सांस्कृतिक धरोहर के बारे में बताया है कि यहाँ अनेक संस्कृतियों का संगम रहा। यहाँ आर्य भी रहे, द्रविड़ भी रहे और बाहर से आने वाले अन्य यात्री भी यहाँ आए। अनेक धर्मों का विस्थापन भी यहाँ हुआ और अनेक संस्कृतियों का प्रचार भी यहाँ हुआ। तो इस अनुसार हमारे यहाँ अनेक स्थितियाँ रही हैं। हुआ यह है कि देश के कोटि कोटि दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदा कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य और शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को हुआ ये है कि देश के कोटि कोटि जन, करोड़ों, कोटि कोटि का अर्थ क्या है? करोड़ों लोग के जो गरीब लोग हैं, दरिद्र जन हैं, दरिद्र जन किन्हें कहा गया है? गरीब लोगों को। उनकी हीन अवस्था को दूर, यानी गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने अनेक प्रकार के कायदे कानून बनाए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं कि इन्हें अच्छी
कृषि सुविधाएं मिलें, इन्हें उद्योग में भी अच्छी सुविधाएं मिलें, व्यापार में मिलें, शिक्षा में मिलें, स्वास्थ्य में मिलें, जिनसे इनका जीवन स्तर सुधरे, उनका मन सब समय पवित्र। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगाया गया है, किन कार्यों में? इन कायदे कानून को पालना के लिए जिन व्यक्तियों को लगाया है, उनका मन सदैव पवित्र नहीं होता। इस कारण और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, नहीं होता, वो प्राय लक्ष्य को भूल जाते हैं कि इसका लक्ष्य क्या है। हमें गरीब लोगों की गरीबी दूर करने के लक्ष्य के लिए, कानून की पालना के लिए लगाया है, इसके लिए तो उस बात को, लक्ष्य को तो क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं और अपने ही सुख की ओर अधिक ध्यान देने लगते हैं, अपना स्वार्थ सिद्धि ज़्यादा करते हैं। भारतवर्ष सदा कानून और धर्म, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। हमारे देश में ऐसी सांस्कृतिक मान्यता है कि हमें कानून को धर्म के रूप में देखना चाहिए। यदि हम कानून तोड़ेंगे तो अधर्म होगा, ये हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है, लेकिन वर्तमान समाज में क्या परिवर्तन हो गया? कानून अलग और धर्म अलग। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, धर्म को हम क्या नहीं दे सकते? धोखा नहीं दे सकते। कानून को धोखा दिया जा सकता है कि कानून की कमियों का लाभ उठाया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, धर्माचरण करने वाले लोग हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। कानून की जो पेचीदगियां हैं, कमियां हैं, उनका लाभ उठाने से कभी हिचकते नहीं हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, देखिए समाज के 3 वर्ग होते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। निम्न वर्ग गरीबी रेखा से नीचे जीने वाला, मध्यम वर्ग गरीबी रेखा से ऊपर, और उच्च वर्ग जो साधन संपन्न वर्ग है। जो अब यहाँ पर बताया गया है ऊपरी वर्ग, यानी साधन संपन्न लोग हैं ना, उसमें चाहे जो भी रहता हो, जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। आज भी धर्म है, उसे कानून से बड़ी चीज माना जाता है। हमारी संस्कृति पहले से भी इस बात के पक्ष में रही है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। सेवा करना अच्छा कार्य माना जाता है। ईमानदारी से जो जीवन जीता है उसे श्रेष्ठ माना जाता है। सदैव सत्य बोलो, इस पर बल दिया जाता है। आध्यात्मिकता के मूल्य आज भी हमारी संस्कृति में बने हुए हैं, वे दब अवश्य गए हैं। ये मूल्य, कौन से मूल्य दब गए हैं आज? सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता, इनके मूल्य कुछ दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, आज भी मानव से प्रेम करता है। आज भी बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो भाईचारे से रहते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हुए मिलेंगे, झूठ और चोरी को गलत समझते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझते हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। किस बात का? हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में किस बात का अनुभव करता है? कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। ये बातें ऐसी हैं जिनका लोग व्यक्तिगत जीवन में इस बात का क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, अखबारों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना रोष है, क्रोध है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, समझें। महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, हर बार परीक्षा में आता है ये पैराग्राफ, या तो गद्यांश के रूप में आता है या सीधा क्वेश्चन कर पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन भी है चैप्टर में पीछे कि दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है, ये प्रश्न भी है पीछे।
उसका आंसर आपको यह मिल रहा है, उत्तर मिल रहा है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। हम यदि किसी में दोष देखते हैं तो उन्हें बताने चाहिए कि आप में ये कमियां हैं, और बताना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बुराई ये मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए। बताइए आप दोस्त दूसरों के, लेकिन उसकी बुराइयों के आचरण का गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस मत लीजिए, उससे आनंद मत लीजिए, उसकी केवल बुराइयों को ही उजागर मत कीजिए, बुराइयों के कारण ही उसे उसका गलत प्रचार मत कीजिए। किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषों उद्घाटन को ही एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बस एक बुराई पकड़ में आ गई किसी की, बस उसे बार बार कहते रहो। ये जीवन में हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। गलतियां होती हैं, मानव से गलतियां हो जाती हैं। यदि जीवन में कभी गलती हो किसी से भी तो उसे सुधार का मौका मिलना चाहिए। हाँ, किसी महान राइटर ने कहा भी है कि गलतियां करो, हजारों करो, लेकिन एक गलती को 2 बार मत करो, जीवन सुधर जाएगा। तो वही यहाँ पर समर्थन किया गया है कि हमें किसी के आचरण की गलतियों को बताना चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं बताएं कि हम जीवन का लक्ष्य बना दें कि जो एक बार उससे गलती हो गई बार बार उसको कहते रहें, उसमें रस लेते रहें, और यही हमारा कर्तव्य हो जाए कि बार जब भी मिले जब ये कह दें। बुराई में रस लेना बुरी बात है। ये असलियत बात समझाने का प्रयास हजारी प्रसाद द्विवेदी कि यदि किसी में बुराई है और उसमें हम रस ले रहे हैं, बार बार उसे कह रहे हैं, दूसरों के बीच में कह रहे हैं, तो ये बुरी बात है। बुराई में रस लेना कैसी बात है? बुरी बात है। क्यों? क्योंकि हम बार बार बुराई के भक्त बनेंगे, बुराई की चर्चाएं करेंगे, तो कुछ अंश हम भी ग्रहण कर सकते हैं, कुछ कमियां हमारे अंदर भी आ सकती हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। देखिए, दोनों पक्षों को उद्घाटित किया है, अच्छाई और बुराई। यदि किसी में बुराइयां बताइए उसे आप, लेकिन इस तरह से मत बताइए कि आप उसके भक्ति बन जाएं, आप उसी में रस लेते रहें, बार बार एक ही लक्ष्य, जब मिले जब यही कहें कि आपने ये कर दिया। उसे एहसास हो इतना बता दीजिए, लेकिन बार बार उसी की बुराई करना अपना जीवन का लक्ष्य मत बनाइए। हाँ, यदि किसी में अच्छाई है तो उस अच्छाई को उजागर न करें, ये और भी बुरी बात है। किसी की अच्छाई को दबाना, उसे उजागर न करना, वो और भी बुरी बात। अच्छी बातें हैं तो ग्रहण करिए, दूसरों को बताइए। तो अच्छाई में उतना ही रस लेकर न उजागर करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं घटती हैं जिन्हें उजागर करके लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छा भाव जगाती हैं। यदि कोई अच्छाई है तो सबको बताइए, जिससे दूसरे लोगों में भी कैसा भाव जगाए, वो अच्छाई का भाव जगाए। जैसे घटनाएं भी बता रहा है अब राइटर कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया टिकट विंडो पर, और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के 2nd क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया कि वाह, लोग कहते हैं कि निराश होने का समय आ गया। नहीं, आज भी ऐसे लोग हैं जो सच्चाई के समर्थक हैं। जैसा टिकट बाबू का उदाहरण उन्होंने दिया है। टिकट बाबू से 10 रुपये का टिकट लेना था, 10 के बजाय 100 का नोट दे दिया, टिकट लेकर चलते बने, 2nd क्लास के डिब्बे में आ बैठे। लेकिन देखिए, टिकट बाबू ने अपने कर्तव्य को निभाया, सबका चेहरे पड़ते हुए वहाँ पहुँचा और आखिर उन्हें बताया कि आपके ये 90 रुपये देना मैं भूल गया, आपने भी नहीं मांगे। तो इस तरह से राइटर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बताएं कितने अच्छे आदमी भी आज के समय में मौजूद हैं। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। ऐसी घटनाएं, अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और
वंचना के अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। झूठ और फरेब, वंचना का अर्थ क्या होता है? झूठ और फरेब की घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, खराब हो गई बस। राइटर क्या कर रहा था? बस में यात्रा कर रहा था और अचानक जंगल में जाकर बस क्या हो गई? खराब हो गई। गंतव्य पहुंचने में कितनी दूरी थी? पहुंचने, गंतव्य में होता है पहुंचने का स्थान, तो कितनी दूरी थी? 8 किलोमीटर पहले ही। अब बताइए, रात्रि में 8 किलोमीटर पैदल चलना, रात के कोई 10 बजे होंगे, रात जब सर्दियां होती हैं तो 10 बहुत लेट बजते हैं। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गए, एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठने वाले यात्रियों के मन में क्या हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा ये यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इसी जगह एक बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा रहा था। तो ऐसी स्थिति, सुनसान जंगल, रात्रि का समय, अंधेरा, सारी घटनाएं डरावनी, पीने के लिए पानी नहीं और ऊपर से डकैतों का डर। तो ऐसी स्थिति में सारे लोगों को बड़ा भय लग रहा था, डर लग रहा था कि अब क्या किया जाए। तो इस स्थिति में राइटर ने किस तरह से अपनी स्थिति से निपटारा लिया। तो प्यारे बच्चों, क्या निराश हुआ जाए, चैप्टर के माध्यम से आपने देखा कि वास्तव में स्थितियां बड़ी भयानक थी। इन स्थितियों को देखते हुए उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था कि वर्तमान परिदृश्य को देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि वास्तव में निराश होने का समय आ गया। लेकिन नहीं, आज भी कुछ ऐसी घटनाएं मौजूद हैं जिनसे जीवन की आशा बनी हुई है, ईमानदारी भी बची हुई है, लोग सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए भी तत्पर रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि किस तरह से अभी ये निराश होने का समय नहीं है। धन्यवाद।